क्या आपने कभी सोचा है कि एक रिश्ता कितनी जल्दी एक दिखावे से एक दंश में बदल सकता है। एक लड़की का सपना होता है अपना एक नया घर बसाने का, जहां उसे प्यार, अपनापन और सम्मान मिले। उसकी मेहनत, उसका प्यार और उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। लेकिन कई बार यही सपना उसकी ही किस्मत का सबसे बड़ा दाग बन जाता है। जब रिश्तों की नींव दिखावे और झूठ पर टिकी हो तो वो महल नहीं, एक जेल बन जाता है, जहां ताने बंदिशें बन जाते हैं और चुप्पी एक सजा। यह कहानी है उस बहू की जिसने अपने अपनों को अपनी सास की शर्तों पर टूटते देखा। यह कहानी है उन माता पिता की जिन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ दिया, फिर भी उसका दुख देख करके तड़पते रहे। और यह कहानी है उस सास की जिसके लिए दिखावा सच्चाई से ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए आज इस कहानी के जरिए हम एक ऐसे परिवार में झांकते हैं जहां प्यार का दिखावा नफरत की हकीकत से ज़्यादा आसान था। शुरुआत तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन असली सच्चाई तो शादी के बाद ही सामने आई। तो मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए शाम के 4 बज रहे थे। रागिनी कमरे में आंखों में आंसू भर करके आई और बिस्तर पर लेट गई परी के पास। परी रागिनी की 4 साल की बेटी थी। रोते रोते उसकी आंख लगने ही वाली थी कि बाहर से मम्मी जी की यानी कि सास की आवाज़ आई। घर में कितनी गंदगी है, कितना काम पड़ा है, और ये महारानी कमरे में सोने चली गई। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, पता नहीं कैसी काम चोर बहू मिली है मुझे, मेरे तो कर्म ही फूट गए। इतने में रागिनी आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर आई और पूछा, मम्मी जी क्या हो गया? मम्मी जी यानी सासू माँ ने कहा, कुछ नहीं, बस ये जाले लग गए हैं तो उन्हें निकाल रही हूँ। बिना मेरे काम किए थोड़े ना इस घर का काम हो सकता है। पूरे टाइम गंदगी पड़ी रहती है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, सब काम चोर हैं यहाँ पर। रागिनी जान रही थी कि यह ताने उसके लिए बोले जा रहे हैं। वह सोचने लगी, सुबह 6 बजे उठने के बाद से वह लगातार काम किए जा रही है, फिर भी वह काम चोर है। घर में रहने वाले 9 सदस्यों, जिनमें से सास ससुर, 2 देवर, एक ननद, पति और रागिनी के 2 बच्चे का पूरा काम रागिनी अकेले खुद ही करती थी। सहायता के नाम पर घर के सदस्यों से उसे सिर्फ ताने ही मिलते थे। सुबह से सबका चाय नाश्ता, फिर उसके बाद बर्तन साफ करना, फिर भोजन की तैयारी, फिर भोजन के बाद के बर्तन साफ करना, फिर शाम की चाय की तैयारी और कुछ स्नैक्स की तैयारी, फिर रात के भोजन की तैयारी और फिर रात के बर्तन। इसी बीच में उसे घर में झाड़ू पोंछा, कपड़े साफ सफाई और साथ में ही अपने दोनों बच्चों का भी ध्यान रखना होता था। वह सोच रही थी, इतना सब करने के बाद भी मैं काम चोर हूँ। इतना सोचते सोचते वह फिर से काम में जुट गई। इतने में पीछे से परी की रोने की आवाज़ आई, मम्मा मम्मा मेरे पास आ जाओ। रागिनी भाग करके परी के पास चली गई। मेरा बच्चा रोने क्यों लगी? चलो आओ सुला देती हूँ आपको। बच्चे को सुलाते सुलाते रागिनी पुराने ख्यालों में खो गई। उसे याद आने लगा कि पापा कितने खुश थे उसकी शादी को लेकर के। माँ को पूरी जानकारी दे रहे थे लड़के और घर वालों को लेकर के। पापा की बात आज भी गूंजती है कानों में। लड़का तो बहुत ही सुंदर है और योग्य इतना है कि कुछ पूछो मत। अगर मेरी बेटी रोज भी पैसा खर्च करेगी ना तो भी उसके पास बचत के लिए बहुत पैसे होंगे। इतना अच्छा लड़का खोजा है मैंने। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी बहुत शौकीन है और नाजुक भी है, इसलिए ऐसा लड़का ढूंढा है कि मेरी बेटी रागिनी का वह अच्छे से ख्याल रख सके। और देखने में तो इतना सुंदर है कि सब देखते ही मोहित हो जाएंगे। इतने में रागिनी की छोटी बहन एकता ने पूछा, पापा पापा लड़का दिखता कैसा है? पापा बोले, 6 फुट 3 इंच हाइट का लड़का है, हैदराबाद में नौकरी और ससुराल मुंबई की है।
एकता बोली, चलो बढ़िया है, अब इसी बहाने कम से कम मुंबई भी घूमना हो जाएगा। पापा कब आएंगे वह लोग हमारे घर? पापा ने बोला, बस परसों ही आने वाले हैं, मैं आमंत्रित करके आया हूँ। रागनी चुपचाप अंदर कमरे में सब सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इतने में छोटी बहन ने आ करके बोला, क्या बात है दीदी, शादी वो भी मुंबई में? ओ होए, जलवे हैं आपके तो। ये देखो, पापा ने मुझे फोटो दिया है आपको दिखाने के लिए। देखो। रागनी शर्माते हुए बोली, रहने दे, मुझे नहीं देखना है, तुम ही देख लो। एकता बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे सामने देखने में शर्म आ रही है तो अकेले में देख लेना। ये रखी है फोटो लड़के की। और एकता वहां से चली गई। एकता के जाने के बाद रागनी ने फोटो को उठा करके देखा। फोटो देखते ही उसे लगा कि जैसे मानो वह बना ही उसके लिए हो। घबराहट में रागनी को उस रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन भी वह बेचैन ही रही, और होती भी क्यों ना, पहली बार कोई लड़का देखने जो आ रहा था। दिन बीत गया, लड़के वालों के आने का दिन आ गया। उस दिन घर पर तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी। माँ ने तो इतने प्रकार का व्यंजन बना लिया था कि मानो शादी आज ही हो। सब बहुत खुश थे। शाम के 4 बज रहे थे, इतने में अंकल आंटी का घर के अंदर आना हुआ। मेरे पापा मम्मी ने बहुत जोर शोर से उनका स्वागत किया। उन्हें अंदर ले करके आए। फिर उनसे पूछा, विनय नहीं आए हैं? तो आंटी जी बोली, आ ही रहा है, बाहर गाड़ी लगाने चला गया है। यहाँ सामने गली में रास्ता नहीं था तो आगे जगह देख करके गाड़ी पार्क करके आ जाएगा। उसने घर देख लिया है। आप परेशान ना हो, अंदर चलें। फिर भी मेरे पापा को चैन नहीं था। उन्होंने छोटे बेटे को भेजा, जाओ विनय जी को घर तक ले आओ। रागनी का छोटा भाई बाहर निकल गया और अंकल आंटी पापा और मम्मी के साथ अंदर की तरफ ड्राइंग रूम में आकर के बैठ गए। फिर धीरे धीरे बात शुरू होने लगी। थोड़ी देर बाद बिक्की, जो रागनी का छोटा भाई है, विनय को लेकर के अंदर आ गया। विनय की सुंदरता तो देखते ही बन रही थी। 6 फुट 3 इंच हाइट, रंग गेहुआ, गले में काला धागा पहने हुए था। नीली शर्ट और ब्लैक पैंट क्या खूब जच रहे थे। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार उनको देख करके तो मोहित सा हुआ जा रहा था। एकता सब कुछ बाहर का नज़ारा देख देख करके मुझे आंखों देखा हाल सुना रही थी। बहुत ज़्यादा उत्साहित थी वह मेरी शादी को लेकर के। थोड़ी देर बाद पापा ने रागनी को बाहर बुलाया। रागनी एकता के साथ कमरे से बाहर आई। रागनी को देखते ही विनय ऐसा हो गया जैसे उसे कुछ सूझ ही ना रहा हो, और होता भी क्यों नहीं। रागनी 5 फुट 6 इंच का कद, रंग गोरा, नीली आंखें और कमर तक लहराते हल्के सुनहरे बाल, सर से पांव तक वह सफेद चांदनी में नहाई हुई लग रही थी। इतनी खूबसूरत एक साथ देख करके विनय तो जैसे मानो अपनी सुध ही खो बैठा हो। वो एक टक रागनी को देखता ही रहा। कुछ देर बाद पापा मम्मी और अंकल आंटी ने बोला कि तुम लोग आपस में बात कर लो, हम आते हैं। और ऐसा कह करके सभी लोग बाहर के कमरे में चले गए। विनय ने फर्राटेदार इंग्लिश में अपना परिचय दिया। रागनी थोड़ा सहम सी गई और बोली, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तब विनय बड़ी सहजता से बोला, मुझे भी नहीं आती है, वह तो मैं बस यूं ही तुम पर इम्प्रेशन जमा रहा था। तब रागनी मन में सोचने लगी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति को इंग्लिश कैसे नहीं आती होगी। वो तो सिर्फ मुझे सहज करने के लिए ऐसा बोल रहे होंगे। और उसकी यह बात रागनी को बहुत भा गई। रागनी और विनय बात शुरू ही किए हुए थे कि लाइट गोल हो गई। मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण इन्वर्टर और जनरेटर की व्यवस्था तो वह कर नहीं पाए थे। तो एक मोमबत्ती को जला करके उनके कमरे में एकता दे आई तो विनय ने बड़े ही प्यार से कहा, इसकी ज़रूरत नहीं थी। एकता तुम्हारी बहन इतनी खूबसूरत है कि उसके सामने इस रोशनी की ज़रूरत ही नहीं थी। विनय के ऐसे शब्द सुनते ही रागनी के तो मानो शर्म से लाल हो गई और गर्दन झुका करके धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। एकता यह सुन करके बोली, वाह सो रोमांटिक, और इतना कह करके कमरे से बाहर चली आई। फिर विनय ने रागनी से कहा कि मैंने तो तुम्हारी फोटो देखते ही हाँ कर दिया था, पर फिर मुझे लगा कि तुम्हें भी तो लड़का पसंद आना चाहिए, इसलिए यहाँ मिलने चला आया। मेरी तरफ से तो हाँ है। अब शादी तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करती है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं।
यह सब सुन करके रागिनी मुस्कुरा रही थी और नजरें झुकाए बैठी हुई थी। दोनों ने कुछ देर बात की। इतने में एकता आई और मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों दीदी, और बातें करनी है कि आ जाऊं? विनय ने बड़े प्यार से बुलाया। नहीं नहीं, अब तुमसे बातें करनी है, तुम आ जाओ। इतने में घर के सभी लोग कमरे में वापस आ गए। रागिनी उठ करके अंदर चली गई और मम्मी पापा भी अंदर आ गए ताकि लड़के वालों को कुछ देर बात करने का मौका मिल सके, वह आपस में विचार कर लें। थोड़ी देर बाद आंटी जी ने उठ करके रागिनी की माँ को गले लगा लिया और बोला, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी। तो क्या हम रिश्ता पक्का समझें? माँ और पापा का तो समझो जैसे खुशी का ठिकाना ही ना रहा हो। पापा आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए कमरे के अंदर आए और रागिनी को अपने सीने से लगा लिया और बोले, मैं तो जानता हूँ मेरी बेटी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। उस समय रागिनी और रागिनी के पिताजी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तय हुआ कि सगाई कल ही करेंगे। तब रागिनी के पिताजी ने कहा कि कल कैसे कर सकते हैं, इतनी जल्दी कैसे व्यवस्था हो पाएगी? तो लड़के वालों ने कहा, अरे आप परेशान ना हो, कल हम घर में ही छोटा सा दस्तूर कर लेते हैं, फिर जितना भी आपको शौक पूरे करने हों आप शादी में कर लीजिएगा। पापा उनकी बातें सुन करके इतना प्रभावित हो रहे थे कि ऐसे लोग आज के समय में मिलते कहाँ हैं। पापा ने हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद अंकल आंटी और विनय चले गए। पापा भी रात से ही दूसरे दिन की तैयारी में जुट गए कि बिल्कुल भी समय नहीं है, कल ही रागिनी की सगाई है, उसमें कोई कसर नहीं रहने दूंगा। पापा ने रात को ही बुआ मामा मौसी सभी को आमंत्रित कर दिया। उसी दिन रात को ही पापा ने कैटर्स को बुक किया कि कल घर में कम से कम 100 लोगों की व्यवस्था हो। दूसरे दिन सुबह सुबह पापा काम में व्यस्त थे और माँ भी, उनकी खुशी चेहरे से झलक रही थी। दिन में 1 बजे करीब लड़के वाले घर आ गए। घर में बहुत शोर शराबा था, खुशी का माहौल था। सब विनय को देख करके मोहित हुए जा रहे थे और विनय की नज़रें रागिनी को ढूंढ रही थी। कुछ समय बाद सगाई के लिए रागिनी को बाहर लाया गया। विनय तो रागिनी को देखता ही रह गया। रागिनी नीली साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे चांद ने नीला दुपट्टा ओढ़ लिया हो। विनय ने रागिनी के कान में धीरे से कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसे शब्द सुन करके मानो रागिनी के तन में बिजली सी दौड़ गई हो। दोनों की सगाई हुई, दोनों बहुत खुश थे। विनय के माँ बाप का व्यवहार देख करके मेरे माता पिता बहुत खुश थे कि इतने सज्जन लोग आज के समय में कहाँ मिलते हैं। सगाई के कुछ समय बाद सभी रिश्तेदार धीरे धीरे करके वापस जाने लगे। रात का समय था, रात के 9 बज रहे थे। विनय और विनय के माता पिता घर पर ही थे। तब विनय के माता पिता ने विनय से कहा, विनय तुम जा करके होटल में आराम करो, हम लोग आते हैं। विनय ने कहा, जी ठीक है माँ। विनय प्यार भरी नज़रों से रागिनी को देखा और आंखों के इशारे से ही जा रहा हूँ कह करके निकल गया। कुछ देर बाद यहाँ वहाँ की बातें करते हुए विनय के पिताजी ने कहा, देखिए भैया जी, वैसे तो हमारी कोई डिमांड नहीं है, पर फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आप क्या देना चाहेंगे अपनी लड़की को। पिताजी ने कहा कि मैं 5 लाख नगद और 10 तोला सोना और पूरा फर्नीचर और रसोई के पूरे सामान। इतना कह करके पिताजी थोड़ा रुके और बोले, भैया मैं मध्यम वर्गीय आदमी हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। थोड़ी बहुत जितनी भी जमा पूंजी है इन दोनों बेटियों की शादी में ही लगानी है, इतनी ही हैसियत है मेरी, हाथ जोड़ करके रागिनी के पिताजी ने कहा था। इतना सुन करके विनय के माता पिता ने कहा कि भैया हम थोड़ा आते हैं। दोनों कमरे से बाहर निकल करके दूसरे कमरे में चले गए। रागिनी के पिताजी कमरे में चिंता के कारण यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगे। तब माँ ने समझाया, शांत हो जाइए, बैठ जाइए, सब अच्छा होगा, आप परेशान ना हो। कुछ समय बाद विनय के माता पिता कमरे के अंदर आए और बात को यूं घुमाते हुए बोले, देखिए हमारे पास तो 50-50 लाख तक के रिश्ते आए हैं, परंतु हमने उन सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है। मुझे आपकी बेटी पसंद है, इसलिए मैंने हाँ की है, पर सिर्फ 5 लाख, कम से कम भैया 11 लाख और 1 कार, इतना तो मेरे बेटे को मिलना ही चाहिए। इससे कम में बात नहीं बनेगी। आप मुझे कल सुबह तक बता दीजिएगा। यह सुन करके
पिताजी के चेहरे से सारी खुशी काफूर हो गई। विनय के मम्मी पापा उठ करके खड़े हुए और हाथ जोड़ करके बाहर निकल गए और होटल वापस चले गए। रागिनी देख रही थी कि उसके पापा बेचैन हैं। पापा पूरी रात नहीं सोए, माँ से बात कर रहे थे। 11 लाख दिए तो फिर कैटर्स को तो भी देना पड़ेगा, वह पैसा कहाँ से आएगा? शादी ब्याह के और कितने सारे खर्च होते हैं, वह सब कैसे पूरे कर पाऊंगा? माँ बोली, सुनिए, अब तो सगाई हो गई है, सारे रिश्तेदारों को पता चल गया है कि बात पक्की है। अब यदि हम पीछे हटेंगे तो समाज में बदनामी होगी हमारी, लोग हमारी चांद जैसी बेटी में ही खोट निकालेंगे। अब आप पीछे मत हटिए, एकता की शादी के लिए भगवान फिर कहीं से व्यवस्था कर देंगे। अभी तो आप रागिनी के बारे में सोचिए और हाँ कर दीजिए। उस रात रागिनी के माता पिता सोए नहीं और सारी रात विचार विमर्श में गुजर गई। सुबह सुबह विनय के माता पिता का घर पर फोन आया। भैया क्या विचार किया है आपने? रागिनी के पिताजी ने कहा, भैया आप घर आ जाते, फिर हम आमने सामने बैठ करके बात तय कर लेते। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा भैया। इतना सुनना ही था कि विनय के माता पिता खुशी से उछल पड़े। बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज का लंच वहीं हम आपके साथ करेंगे, हम आते हैं। रागिनी के पिताजी ने कहा, जी आप सभी पधारें, और इतना कह करके फोन रख दिया। फोन रखने के बाद रागिनी के पिताजी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, पर माँ बार बार समझा रही थी कि चिंता नहीं कीजिए, हर लड़की अपना भाग्य लेकर के आती है, सब अच्छा होगा, आप परेशान ना हो। विनय बहुत अच्छा लड़का है, हमारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है कि इतने बड़े घर में जा रही है। पिताजी बोले, हाँ बस यही सब सोच करके तो मैंने हाँ कर दी। दिन को 1 बज रहे थे तभी विनय के माता पिता का घर में आना हुआ। पिताजी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें निकालने के बाद विनय के पिताजी ने बोला, मुझे यह जान करके खुशी हुई कि आपने 11 लाख देने के लिए हाँ कर दी है भैया, पर लगन थोड़ी ऐसे कीजिएगा कि हमारा समाज में स्तर ऊंचा दिखे। पिताजी यह सुन करके थोड़े और घबरा गए, पर उन्होंने अपनी चिंता को छुपाते हुए कहा, भैया आप जैसा बोलें, आप मुझे बताते जाइएगा, मैं करता जाऊंगा। फिर उन्होंने लिस्ट थमाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ से हमारे रिश्तेदार बहुत सारे हैं, उन सभी को आपको सम्मान करना होगा। 25 जोड़ी पैंट शर्ट, 25 साड़ियाँ और 5 सूट, और सभी कपड़ा कंपनी का होना चाहिए, ब्रांडेड, लोकल कोई भी चीज़ नहीं दीजिएगा। वो क्या है ना, हमारे सभी रिश्तेदार ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं, तो उन्हें भी लगना चाहिए कि हमारे बेटे की ससुराल अच्छी संपन्न है। अब हर जगह थोड़ी ना हम सब ये बताएंगे कि हमने एक सामान्य घर की लड़की को अपनी बहू बनाना स्वीकार किया है। पिताजी यह सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। फिर बोले, यह तो आपका बड़प्पन है कि आपने मेरी बेटी को स्वीकार किया। फिर कुछ और दान दहेज की उन्होंने लिस्ट थमाई और फिर बोले, उम्मीद है आप यह सब चीज़ें पूरी कर पाएंगे। पिताजी ने कहा, जी आप निश्चिंत रहें, यह मेरी तरफ से पहली शादी है, इसमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दूंगा। फिर भोजन का समय आया। पिताजी और माँ उनकी आव भगत में लग गए थे। भोजन करने के बाद अंकल आंटी थोड़ी देर और रुके। एक अकेले कमरे में वह पिताजी से कुछ बातें कर रहे थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, पर मेरे पिताजी हाथ जोड़ करके उनसे जी जी किए जा रहे थे और कुछ मिन्नतें कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। फिर कुछ समय बाद वे लोग वापस चले गए। पिताजी जब अंदर आए तब एकता ने पूछा, पापा यह लोग क्या कह रहे थे, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। रागिनी के पिताजी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस यूं ही, रात को सोया नहीं ना, नींद नहीं हो पाई, इसलिए थकान समझ आ रही होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रागिनी की शादी की तैयारी करनी है। शादी अगले महीने फिक्स हुई है, उसमें कोई कसर नहीं रहने देना है। पिताजी ने रागिनी की तरफ प्यार से देखा और बोले, मैं अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। रागिनी जान रही थी कि कुछ तो बात है जो पिताजी सबसे छुपा रहे हैं। इतने में रागिनी के फोन की घंटी बजने लगी। रागिनी भाग करके अपने कमरे में गई तो देखा कि किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा है। उसने फोन उठाया, सामने से किसी लड़के की आवाज़ आई।
तुम मुझे ही याद कर रही थी ना। इतना सुनते ही रागिनी की दिल की धड़कनें तेज हो गई। बोली, विनय जी आप। विनय बोला, अरे वाह, तुम तो मेरी आवाज़ पहचान गई। मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल गई। तुमने तो एक बार भी मुझे फ़ोन करने की कोशिश नहीं की। मैं तो अपना नंबर दे करके आया था एकता को। रागिनी थोड़ा चुप हो गई। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। बोली, आपको मेरा नंबर कैसे मिल गया? विनय बोला, जिनको बात करनी होती है ना, वह सब तरीके से कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि बहाने बनाए। थोड़ा अधिकार जताते हुए विनय ने कहा, मैं कब से बेचैन हो रहा था तुमसे बात करने के लिए, तो उस दिन एकता की मदद से तुम्हारा नंबर मिल गया। वैसे बड़ी प्यारी है तुम्हारी छोटी बहन। रागिनी ने कहा, जी जानती हूँ, और थोड़ी शैतान भी है। विनय ने कहा, कल से तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। रागिनी ने घबराते हुए पूछा, जी मैंने क्या किया है? विनय ने बोला, जब से तुमसे मिल करके आया हूँ तब से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। हर तरफ तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। बोलो, क्यों इतना याद कर रही हो तुम? बोलो ना रागिनी, चुप क्यों हो? बताओ मुझको। रागिनी ने कहा कि क्या बोलूं? विनय बोला, कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे। तुम्हारी आवाज़ सुनना मुझे अच्छा लगता है। पता है रागिनी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बीवी मिलेगी। रागिनी सोचने लगी कि कहीं मैं यह सपना तो नहीं देख रही हूँ। क्या मुझे सच में इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है? विनय ने रागिनी के मौन को तोड़ने के लिए फिर एक बात पूछी, रागिनी सच सच बताना, क्या तुम्हें कल से लेकर के अभी तक मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? रागिनी थोड़ा शर्मा गई और बोली, जी अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, पापा आ रहे हैं। विनय ने कहा, ठीक है, जब फुर्सत में रहना तो फ़ोन करना। रागिनी ने कहा, जी ठीक है। विनय ने कहा, मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा, करना ज़रूर। इतना कह करके विनय फ़ोन रख देता है। रागिनी विनय के ख्यालों में खो जाती है। सोचने लगती है कि कितने अच्छे हैं विनय जी, कितना प्यार करते हैं मुझसे। एक तरफ जहां रागिनी और विनय आने वाले जीवन की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रागिनी के पिताजी शादी की व्यवस्थाओं को लेकर के चिंतित थे। रागिनी के मम्मी पापा शादी की तैयारी में जुट गए। दहेज का सारा सामान बुक कर ही रहे थे कि एक दिन विनय के पापा का फोन आया। विनय के पिताजी ने पूछा, कैसी तैयारी चल रही है भैया आपकी? रागिनी के पिताजी ने कहा, जी भैया सब आपकी कृपा है। फिर विनय के पिताजी बोले, भैया एक बात कहनी थी, आप सामान जो भी ले रहे हैं थोड़ा कंपनी अच्छी लीजिएगा, स्पेशली टीवी। वह क्या है ना, विनय को बड़ी टीवी का बहुत शौक है, तो सोचा आपको बता दूं। आखिर आप पैसे तो खर्च कर ही रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने दामाद की पसंद की टीवी ले लें, ताकि दामाद भी खुश हो जाए और आपका पैसा भी वसूल हो जाए। ठीक कहा ना भैया मैंने? रागिनी के पिताजी ने बोला, जैसा आप बोलें। विनय के पिताजी बोले, अरे भैया हमारी कोई ऐसी पर्सनल डिमांड तो नहीं है। वह तो बस विनय को सोनी की टीवी चाहिए, 50-55 इंच की, वही ले लीजिएगा। और भैया मैं आपको यह भी कहना चाह रहा था कि हमारे घर में फर्नीचर तो पूरा है, और वैसे भी फर्नीचर वहाँ से मुंबई भेजने में दिक्कत हो जाएगी, तो आप ऐसा कीजिएगा, 3 लाख नगद और बढ़ा दीजिएगा फर्नीचर का। फर्नीचर हम यही लोकल में ही ले लेंगे। वो क्या है ना, विनय की माँ की पसंद बिल्कुल अलग है, उसे तो मेरी पसंद भी पसंद नहीं आती, तो वह कह रही थी कि फर्नीचर वह अपनी पसंद का ही ले लेगी। पिताजी के चेहरे में चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। वो जी जी करते जा रहे थे कि जैसा आप बोलें। उन लोगों ने फ़ोन रखा। फिर पिताजी माँ से बोलने लगे कि जो टीवी मैं पसंद करके आया हूँ वह तो कुछ 30-32 हज़ार में आ रही है, पर जो यह कह रहे हैं उसका तो रेट मुझे पता नहीं, पर फिर भी कम से कम 1 लाख तक की तो होगी ही। पर क्या कर सकते हैं, उनकी बात को टाल भी तो नहीं सकते हैं। पिताजी माँ से कह रहे थे, मैंने फर्नीचर 1,80,000 में बुक कर दिया था, थोड़ा बहुत टोकन भी दे आया हूँ, पर अब यह कह रहे हैं कि 3 लाख नगद फर्नीचर का उन्हें दे दें, वह खुद अपनी पसंद से ले लेंगे। अब क्या करूं समझ में नहीं आता है।
पिताजी सोफे पर सर पर हाथ रख करके बैठ गए। पिताजी परेशान थे। एकता सभी बातें सुन रही थी। उसने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे यह लोग कुछ ठीक नहीं लगते हैं। ये लोग आपको एक एक करके डिमांड बताते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी ये लोग ऐसा ही करते रहें, तो आप कब तक उनकी बातें मानते रहेंगे और डिमांड पूरी करते रहेंगे। पिताजी बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वे इतने संपन्न लोग हैं, हम सामान्य लोग हैं, तो उन्हें अपने स्तर के हिसाब का सामान भी तो चाहिए होगा ना, ताकि उनकी समाज में नाक बची रहे कि उनके संबंधी अच्छे हैं। तुम बेकार ही चिंता कर रही हो। एकता बोली। पर पिताजी, इतने में बीच में ही एकता की बात काटते हुए पिताजी बोले, वे बहुत अच्छे लोग हैं, तुम परेशान मत हो, इधर आओ और मेरे पास बैठ जाओ। फिर पिताजी ने एकता से कहा, मेरी झांसी की रानी, इतना दुखी और परेशान मत हो। ये सोचो कि तुम्हारी बहन कितने बड़े घर में जा रही है, तो कितनी सुखी रहेगी, पूरा जीवन है ना। और फिर मैं कमाता किसके लिए हूँ? तुम तीनों बच्चे ही तो हो जो मेरी जान हो। तुम लोगों को खुशी दे सकूं तो समझूंगा कि जीवन सफल हो गया। तुम चिंता मत करो बेटा। इतना कह करके पिताजी अपने काम में व्यस्त हो गए। रागिनी यह सब सुन रही थी। इतने में फोन की घंटी बजी। वह फिर भाग करके गई, फोन उठाया, देखा विनय जी का फोन आ रहा था। फोन उठाते ही विनय ने अधिकार जताते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि तुम फुर्सत में हो करके मुझे फोन लगाओगी, पर तुमने तो मुझे फोन ही नहीं लगाया। मैं कल से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। रागिनी ने कहा, जी थोड़ा काम में व्यस्त हो गई थी, माफ कर दीजिए। विनय ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि तुम मुझे याद ही नहीं करते, नहीं तो तुम मुझे समय निकाल करके फोन लगा लेती। लगता है मैं ही तुम्हें बार बार परेशान करता हूँ। अगर कहोगी तो फिर मैं तुम्हें फोन नहीं लगाया करूँगा। मेरे फोन लगाने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है रागिनी? रागिनी एकदम से घबरा करके बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फोन लगाया कीजिए, आपके फोन का ही इंतजार रहता है। क्या कहा? विनय ने पूछा। तुम मेरे फोन का इंतजार करती हो रागिनी? क्या मैं जितना तुम्हें याद करता हूँ उतना तुम भी मुझे याद करती हो? रागिनी शर्माते हुए बोली, जी शायद आपसे भी ज्यादा। इतना सुन करके तो विनय के पांव जमीन पर नहीं थे। विनय की खुशी रागिनी महसूस कर पा रही थी। इतने में पीछे से रागिनी की माँ की आवाज आई, रागिनी बेटा तैयार हो जाओ, बाजार जाना है तुम्हारे लिए साड़ियाँ लेने। रागिनी ने विनय से कहा, माँ बुला रही है, मुझे बाजार जाना है, मैं वापस आ करके आपसे बात करती हूँ। विनय ने कहा, सुनो, अपने लिए हल्की गुलाबी रंग की साड़ी जरूर खरीदना, बहुत खूबसूरत लगोगी तुम उसमें। रागिनी शर्मा गई, बोली, जी वादा भूल मत जाना रागिनी जी, फोन करना, तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा, विनय ने कहा। इतना कह करके विनय फोन रख देता है। रागिनी बाजार तो चली जाती है, पर उसका दिल मानो विनय के पास छूट जाता है। वह दिन भर विनय के बारे में सोचती रहती है। कमरे के बाहर से आती आवाज ने रागिनी की सुध को तोड़ा। वह हड़बड़ा करके उठी। सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि शाम के 6 बज रहे हैं और ये महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई हैं। बिल्कुल दिमाग नहीं है क्या? शाम टाइम क्या सोया जाता है? क्या क्या सिखाएं? शादी के 15 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं सीख पाई। रागिनी हड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकली और फिर सीधे रसोई में चली गई। सबकी चाय बनाने लगी। बाहर से सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ें लगातार आ रही थी। घर की जेठ बनी हैं, शर्म नहीं आती है? 6 बजे क्या सोने का समय है? रागिनी जान रही थी कि शाम को सोया तो नहीं जाता, पर उसे पता ही नहीं चला कि परी को सुलाते सुलाते कब उसकी आंख लग गई। सिर्फ आधा ही घंटा तो हुआ था उसे कमरे में गए हुए। सुबह 6 बजे उठने के बाद से लगातार काम करते करते थक भी तो गई थी। सभी लोगों को चाय और शाम का हल्का फुल्का स्नैक्स बना करके रागिनी फिर काम में लग गई। रात को रोटियां सेंकते समय एकदम से उसका हाथ तावे पर पड़ गया। वह जोर से कराह उठी। तब रागिनी की सास ने पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? रागिनी का बड़ा बेटा दौड़ करके उसके पास आया और देखा तो बोला, दादी मम्मी का हाथ जल गया है। तब रागिनी की सासू माँ चिल्लाने लगी, एक काम ढंग से नहीं होता है महारानी से, कुछ नहीं मिला तो तवे पर हाथ ही जला लिया।
सब काम ना करने के लिए बहाने हैं। इतनी लापरवाही कौन करता है। रागिनी अपना हाथ पकड़ करके सोचने लगी कि शायद यह जलन तो मिट जाएगी मेरी, पर तकलीफ होने के बाद भी जो इतने कड़वे शब्द इन लोगों के मुंह से निकलते हैं, वह पीड़ा कैसे और कब खत्म होगी पता नहीं। सहसा इस वेदना ने रागिनी को अपने अतीत की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। उसे याद आ रहा था कि जब उसकी शादी तय हुई थी तब माँ उसे खाना बनाना सिखा रही थी कि रागिनी अगले महीने तुम्हारी शादी है, तुम्हें घर का काम करना आना चाहिए बेटा। इतने साल तो पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि कब तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुम्हारी शादी करने का समय आ गया। पर बेटा ससुराल में तो सब काम करने होते हैं और सबसे जरूरी काम तो भोजन बनाना होता है और सबको सबकी पसंद का खाना खिलाना यह कुशल गृहिणी का काम है। माँ मुझे खाना बनाना सिखा रही थी। एक दिन अचानक सब्जी का बघार लगाते समय थोड़ा सा तेल हाथ पर छलका। रागिनी दर्द से चिल्ला उठी। आह! पिताजी रागिनी की आवाज़ सुन करके दौड़े दौड़े अंदर आए। क्या हुआ बेटा? माँ ने बोला कुछ नहीं, भोजन बनाना सिखा रही हूँ तो थोड़ा सा हाथ तेल पे आ गया था, जल गई है। पिताजी बोले क्या कर रही हो तुम भी? जल गया ना उसका हाथ, कितना दर्द हो रहा होगा मेरी बेटी को। रागिनी तुम इधर आओ, माँ की बातों में ध्यान मत दो, अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पापा जल्दी से अंदर गए और दवा निकाल करके बाहर ले आए। पापा को लग रहा था जैसे मानो पता नहीं मुझे कितना गहरा घाव हो गया है। वह बेचारे मेरे हाथ में जलने की दवाई लगाने लगे और बार बार पूछते बेटा दर्द तो नहीं हो रहा है बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा है। और माँ को गुस्से से कह रहे थे सुनो, उसको यह सब कराने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिन तो बचे हैं उसकी शादी को, फिर तो सारी जिंदगी यही सब कुछ करना है। और वैसे भी उनके घर वालों ने कहा है, उनके यहाँ तो सभी काम के नौकर लगे हैं, इतने संपन्न लोग हैं, रागिनी को कुछ नहीं करना होगा। रागिनी की सास ने मुझसे खुद कहा है, तो तुम क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रही हो? मेरी बेटी तो राज करेगी राज। माँ ने कहा पर फिर भी काम तो करना आना चाहिए। ससुराल कितनी भी पैसे वाली हो, लड़कियों को काम तो करना ही पड़ता है ना। पिताजी ने बोला ठीक है, पर थोड़ा आराम से कराओ, देखो बेचारी को कितनी जल गई है। रागिनी अपने पिता के प्यार को महसूस कर रही थी और माँ की बातों को ध्यान से सुन रही थी और समझ भी रही थी कि माँ आने वाले समय के लिए मुझे तैयार कर रही हैं। एकदम से बड़े बेटे की आवाज़ ने उसकी सोच को तोड़ा और पूछा माँ तुम ठीक हो ना? रागिनी बोली हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। और इतना कह करके रागिनी फिर से रोटियां सेकने में लग गई। उसे जलने की पीड़ा से ज्यादा तो अपनों के कटु व्यवहार की। रागिनी घर का सारा काम करके रसोई साफ करने लगी। फिर उसने 3 गिलास में दूध भरा, 1 गिलास ससुर जी के कमरे में रख करके 2 गिलास अपने कमरे में ले करके चली गई। रात को विनय को दूध पी करके सोने की आदत है और परी रात को जाग जाती है तो उसे भी कभी दूध पिलाना पड़ता है। जब तक रागिनी कमरे में गई तो उसने देखा विनय, बड़ा बेटा और परी भी सो चुकी थी। रागिनी भी थक गई थी, सो बिस्तर पर लेटते ही उसे भी नींद आ गई। सुबह के 6 बजे अलार्म बजने लगा। रागिनी ने झट से उसे बंद किया ताकि विनय और बच्चों की नींद में कोई खलल ना पड़ जाए। वह जल्दी जल्दी उठी, अपना बिस्तर साफ किया और नहाने चली गई। कमरे की थोड़ी बहुत सफाई और तैयार होते होते उसने घड़ी की तरफ देखा तो 6:45 हो चुका था। वह हड़बड़ा करके कमरे से बाहर निकली तो फिर उसे याद आया कि कमरे में दूध रह गया है। रात को ना विनय जी ने पिया ना बच्चे ने पिया, तो वो झट से कमरे में गई और ट्रे उठा करके वापस ले आई। रसोई में जा करके उसने ट्रे को किनारे रख दिया और चाय बनाने के लिए रख दी। जब तक चाय बन रही थी तब तक रागिनी ने झाड़ू उठा करके पूरे घर में झाड़ू लगाने लग गई। फिर उसे थोड़ी देर बाद याद आया कि अरे वह तो चाय रख करके गैस पर भूल गई। झाड़ू लगाते लगाते काफ़ी समय हो गया, चाय तो बची ही नहीं होगी। वह भाग करके रसोई की तरफ गई और उसने गैस बंद कर दिया। चाय तो बिल्कुल ही नहीं बची थी। वह तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी देख लें तो गुस्सा करें। उसने झट बर्तन को साफ किया और उसमें दोबारा अपने लिए चाय बनाने के लिए गैस चालू किया। उतनी ही देर में सास ससुर के कमरे की खुलने की आवाज़ आ गई
तो उसने सोचा पहले मम्मी पापा के लिए चाय बना दे, फिर अपने लिए चाय बना लूंगी। रागिनी सासू माँ और ससुर के लिए चाय बनाने लग गई। थोड़ी देर बाद जब सासू माँ बाहर आई और आवाज दी, रागिनी चाय बन गई क्या? तो रागिनी बोली, जी मम्मी जी बन गई है, बस लाती हूँ। रागिनी ने चाय ला करके उनको दी। पहला घूंट पीते ही सासू माँ एकदम गुस्से में बोलने लगी, शक्कर फ्री में आती है क्या, जो इतना ज्यादा डाल रही हो? अपने पापा के घर से लाई थी, हिसाब नहीं है क्या कि कितना शक्कर डाला जाता है? रागिनी दौड़ करके आई और बोली, मम्मी जी चाय मीठी हो गई क्या? लाइए मम्मी जी मैं चाय सुधार देती हूँ। इतना कह करके रागिनी ने चाय की तरफ हाथ बढ़ाया। रागिनी का हाथ झटकते हुए उसकी सास बोली, रहने दो मैं खुद कर लूंगी, और गुस्से से अंदर चली गई। इतने में ससुर जी बाहर निकले, बोले, क्या हो गया? सास ने कहा, कुछ नहीं, शक्कर की फैक्ट्री खुली है हमारे यहाँ। रागिनी के ससुर जी सर हिलाते हुए बोले, तुम्हारी तो आदत ही है उसे किसी न किसी बहाने से डांटने की, हो जाती है कभी कभी गड़बड़ी, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? सास ने चिल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ तुम तो मुझे ही गलत बोलोगे, और इतना कहते हुए रसोई में चली गई। रसोई में जैसे ही घुसे उन्होंने देखा कि रसोई में एक ट्रे में 2 गिलास भर करके दूध रखा हुआ है। रागिनी, यह कैसा दूध रखा है? रागिनी बोली, मम्मी जी यह दूध मैं कमरे में ले गई थी विनय जी के लिए और परी के लिए, पर मैं जब तक पहुंची तब तक वह दोनों सो चुके थे, तो वह दूध मैं वापस ले आई। रागिनी की सास थोड़ा मुंह से बनाते हुए बाहर निकली और ससुर जी के सामने बड़बड़ाते हुए कहने लगी, देख लो महारानी को, बहुत पक्ष लेते हो ना उसका। तुम्हारे लिए पतला दूध रख करके जाती है पीने के लिए, और अपने लिए पीने को गाढ़ा दूध ले जाती है महारानी। रागिनी रसोई में थी, सुन करके हैरान हो गई। वह तो एक ही साथ तीनों ग्लास में एक सा ही दूध रख करके आई थी, पर मम्मी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? पर ससुर जी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी रागिनी में, तो चुपचाप इस आरोप को बर्दाश्त कर गई। उसे वह वक्त याद आने लगा जब वह शादी करके इस घर में आई थी। बड़ी ननद की शादी के बाद घर में 6 लोग थे और दूध सिर्फ 1.5 लीटर आता था, जिसमें सुबह सबकी चाय बनती थी, शाम को चाय, रात को ससुर जी और विनय को दूध देना होता था, फिर सुबह के लिए भी दूध बचना चाहिए था। और यदि किसी दिन किसी ने ज्यादा चाय पी ली या कुछ ज्यादा लग गया या दूध खत्म हो गया, तब तो समझ लीजिए रागिनी की सामत आ जाती थी। रागिनी की साथ बहुत गुस्सा करते थे उस पर कि जब से तुम आई हो तब से हमारे घर में दूध के खर्चे बढ़ गए हैं। कितना ही दूध की चाय पीती हो तुम, जो 2 लीटर दूध नहीं बुझा पा रही है। जब तक मेरे पास में रसोई थी तब तक बहुत अच्छे से इतना दूध हो जाता था। इतने में तो हम 50 आदमियों को चाय बना करके पिला सकते हैं, और तुमसे 6 आदमियों की चाय नहीं बन पाती। अपने माँ के घर में बिल्कुल ही नहीं पी है क्या चाय, जो सारी कसर यहीं आकर के निकाल रही हो? रागिनी 6 महीने तक तो सुबह की चाय पीना ही भूल गई थी, क्योंकि पहले ही यह हिदायत मिल गई थी कि मेरे बच्चों के लिए दूध रखे रहने देना, उनको चाय कम नहीं पड़नी चाहिए। पर किसी ने एक बार भी नहीं पूछा या जानने की कोशिश की घर में एक नया सदस्य बढ़ा है तो उसे कुछ खाने पीने में कमी तो नहीं हो रही है, या किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। फिर 6 महीने बाद रागिनी अपने मायके गई, और जब वापस लौटी तब वह अपने सूटकेस में दूध पाउडर के डब्बे रख करके आई थी। एक सुबह जब अपनी चाय बना रही थी तब उसे उसकी सास ने दूध पाउडर का इस्तेमाल करते हुए देखा, पर उससे यह नहीं बोला कि दूध तो अभी रखा हुआ है, तुम क्यों दूध पाउडर की चाय पी रही हो रागिनी? ये सोच करके रागिनी बहुत दुखी हो रही थी कि घर में चीजों के होते हुए भी उसे उस लायक समझा जाता है कि वह उनका उपयोग कर सके। तब से लेकर के 2-2.5 साल तक उसने सुबह सुबह सिर्फ दूध पाउडर की ही चाय पी थी। वह दूध को डर के कारण हाथ भी नहीं लगाती थी। फिर जब उसका बड़ा बेटा हुआ तब उसने एक दिन हिम्मत करके मम्मी जी से पूछा, मम्मी जी यह दूध वाला थोड़ा पतला दूध देता है, तो क्या बिट्टू के लिए मैं थोड़ा सा दूध बाहर से बुला सकती हूँ?
रागिनी की सास ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, हाँ तुम पैसे चुका सकती हो तो बुला लो। रागिनी को मानो जैसे पंख लग गए हों। वह बहुत खुश हो गई। उसने उसी दिन सोसाइटी के दूसरे डेयरी वाले से बात की और स्पेशल हिदायत दी कि यह बच्चे के लिए दूध बुलाती है, भैया तो इसमें मिलावट मत कीजिएगा। तब से लेकर के आज तक रागिनी अलग से दूध बुलाती थी और उसी दूध में से वह रात को पीने के लिए ससुर जी, विनय जी और बच्चों के लिए ले जाती थी। आज शादी के इतने सालों बाद अपने लिए ऐसा सुनना उसके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। 9 बजे थे। विनय कमरे से उतर करके नीचे आए, बोले, रागिनी चाय बना। विनय की आवाज में रागिनी को अपने पुराने ख्यालों से बाहर निकाला। वह आंसू पोंछती हुई चाय बनाने लगी। रागिनी ने विनय को चाय बना करके दी। रागिनी का चेहरा कुछ उतरा हुआ देख करके विनय ने पूछा, क्या हुआ? आज सुबह से कुछ हो गया है क्या? रागिनी बोली, क्या आपको लगता है कि मैं आपके पिताजी के साथ छल करूंगी? मम्मी जी बोल रही थी कि मैंने उन्हें पतला दूध दिया है और आपके लिए, परी के लिए और अपने लिए अच्छा दूध ले गई। मैं तो दूध पीती भी नहीं, फिर भी उन्होंने पिताजी से ऐसा कहा और मैं पिताजी के सामने कुछ ना कह पाई। वह मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? विनय ने बोला, तुम चिंता मत करो, पिताजी माँ की आदत जानते हैं, ध्यान नहीं दिया करो, मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहता। इतना कह करके विनय ने रागिनी को गले से लगा लिया और बोला, अब प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ 1 कप और अच्छी चाय पिला दो मुझे रागिनी। रागिनी को जैसे विनय की बातों ने मरहम सा दे दिया। वह सब बातें भूल करके फिर से काम में जुट गई और बार बार ईश्वर को धन्यवाद देती कि उन्होंने उसे विनय जैसा पति दिया जो उसे इतना समझता है और बहुत ध्यान रखता है। रागिनी नाश्ता बनाना शुरू कर ही रही थी कि सासू माँ ने आकर के बोला, रागिनी आज कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देना, आज तुम्हारे दोनों देवर वापस हॉस्टल चले जाएंगे। ऐसा करो आज तुम सुबह फ्राइड इडली बना दो। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी, और रागिनी नाश्ते की तैयारी में जुट गई। इतने में सासू माँ यहाँ वहाँ डब्बे खोल करके देखने लगी कि कल रात का क्या बचा हुआ है। जब टिफिन खोला तो उन्होंने देखा कि टिफिन में कल रात की पूरियाँ जो कि मंदिर के भंडारे से आई हुई थी रखी हुई हैं। उन्होंने रागिनी से कहा, अरे रागिनी देखो, या 15-16 पूरियाँ बची हुई हैं, तो तुम एक काम करना, अपने लिए नाश्ता मत बनाना, नाश्ते में तुम और मैं यही पूरी खा लेंगे। रागिनी चुपचाप थी और धीमी आवाज में बोली, जी मम्मी जी। फिर कुछ देर बाद उनकी सासू माँ ने बोला, रागिनी तुम आज अपने लिए रोटियां भी नहीं सेकना, क्योंकि पूरी इतना जल्दी खत्म तो हो नहीं पाएगी, तो तुम आज सुबह के लंच में यही पूरी खा लेना। रागिनी ने थोड़ा रुक करके कहा, मम्मी जी मैं तो सिर्फ 2 ही पूरी खाती हूँ, फिर भी यह बहुत सारी हैं। तब रागिनी की सास ने कहा कि तो ठीक है ना, तो तुम आज अपने लिए रोटी और दाल चावल सुबह कुछ भी मत बनाना। अगर दाल चावल नहीं खाओगी तो तुमसे पूरी ज्यादा खा ली जाएगी। वैसे भी यह मंदिर का प्रसाद है, अपन फेंक तो सकते नहीं हैं, इसे तो खा करके ही खत्म करना पड़ेगा। तो तुम सुबह अपने लिए खाना मत बनाना, तुम यही खा लेना, ठीक है? रागिनी ने थोड़ा दुखी होकर के कहा, जी मम्मी जी। इतना कह करके रागिनी की सास बाहर चली गई। कुछ देर बाद नाश्ता तैयार हो गया और सभी लोग एक एक करके नाश्ता करने लगे। इतने में रागिनी के ससुर जी ने कहा, रागिनी तुम भी कर लो नाश्ता। तब रागिनी की सास ने बोला, अभी आप लोग कर लीजिए, फिर वह बाद में कर लेगी। तब रागिनी के ससुर ने कहा, तुम तो कर लो, तुम्हें तो दवाई खानी होती है ब्लड प्रेशर के, 9:30 बज रहा है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तुम नाश्ता कर लो। तब सासू माँ ने रागिनी को आवाज दे करके कहा, रागिनी मेरा भी नाश्ता ला दो। रागिनी ने 2 पूरियां माइक्रोवेव में गर्म करके सासू माँ को दी और साथ में थोड़ा इडली अभी रख दी। सासू माँ ने कहा, मैं तो सिर्फ 1 ही पूरी खाऊंगी, मुझे ना पूरी से बहुत गैस बनती है, वह तो प्रसाद है इसलिए खा ले रही हूँ। रागिनी या पूरी तुम ले जाओ, इसे तुम ही खा लेना। रागिनी पूरी वापस ले आई। कुछ देर बाद मम्मी जी की आवाज आई, रागिनी थोड़ा सा इडली और लाना। रागिनी थोड़ी देर बाद इडली लेकर के आई और सभी को दोबारा परोसने लगी। सभी लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि बहुत ही अच्छी बनी है इडली।
रागिनी मुस्कुराती हुई सबका बिना कुछ बोले ही आभार व्यक्त कर रही थी। उसने जैसे ही अपनी सासू माँ की तरफ देखा तो उन्होंने थोड़ा बुरा सा मुंह बना करके कहा, ठीक है, पर मिर्च बहुत ज्यादा हो गई है इसमें। खैर, अब कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा दवाई के लिए। ससुर जी रागिनी की तरफ देख करके बोले, बेटा बहुत अच्छी बनी है, तुम जाओ, तुम भी जा करके खा लो। रागिनी अपने ससुर जी से क्या बोलती कि आज उसे तो पहले ही हिदायत मिल गई है कि उसे आज अपने लिए खाना नहीं बनाना है, आज उसे सिर्फ बासी खाना ही खाना है। उसे अपनी माँ का घर, माँ की बातें याद आने लगी। उसे याद आ रहा था कि वह कभी जो सब्जियां सुबह बन जाती थी उन सब्जियों को उसने शाम को नहीं खाया था, पर यहाँ सब कुछ उल्टा था। यहाँ जितना भी कुछ बासी बचता था सब रागिनी के हिस्से में आता था। रागिनी ने टिफिन खोला और उससे प्रसाद की पूरियां निकाली और अचार की राई ले करके खाने बैठ ही गई थी। पीछे से सासू माँ की आवाज आ गई, रागिनी थोड़ा जल्दी करना, तुम्हारे देवरों को जल्दी निकलना है। रागिनी अपनी प्लेट को वहीं ढक करके रख दिया और हाथ धो करके काम में लग गई। उसने सोचा जल्दी जल्दी पूरा भोजन बना करके भैया लोगों का टिफिन भी पैक कर दूं, उन्हें शाम को भी रास्ते में खाने को लगेगा। रागिनी भोजन बनाने में जुट गई। दिन के 1 बज रहे थे, इतवार का दिन था। सभी लोग एक साथ बैठ करके खाना खाने आए। आज उसके दोनों देवरों को वापस जो जाना था। रागिनी ने अपनी सास की थाली भी लगा करके रख दी। रागिनी की सास ने अपनी थाली देख करके कहा, रागिनी सुनो, या पूरियां वापस ले जाओ, मैंने सुबह नाश्ते में खा ली है तो बहुत गैस बनने लगी है, मेरे लिए तुम गरम रोटियां ही ला दो। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी, और अंदर रसोई में रोटियां लेने चली गई। सभी लोग प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे थे, तभी सासू माँ ने जोर से चिल्ला करके कहा, कितनी बेकार सब्जी बनाई है, बिल्कुल खाई तक नहीं जा रही है। सुनो रागिनी, थोड़ा सा मेरे लिए दही ला दो, मैं उसी के साथ खाऊंगी, यह तो एकदम फेंकने लायक सब्जियां बनी हैं। इतने में छोटा देवर बोला, माँ बहुत अच्छी तो बनी है, तुम्हें तो कुछ भी पसंद नहीं आता है। रागिनी अंदर से सब सुन रही थी। रागिनी को कल रात की बात याद आ गई जब वह सभी के लिए दही जमा रही थी। तब सासू माँ स्पेशल हिदायत दे करके गई थी कि दही सिर्फ घर के आदमियों के लिए ही जमेगा, औरतों को दही वही खाने की जरूरत नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, थोड़ा हिसाब से काम चलाना पड़ेगा, तो दही सिर्फ घर के आदमियों के लिए ही जमाना। यह सुन करके रागिनी यह समझ रही थी कि यह हिदायत सिर्फ उसके लिए है, कि उसे घर में दही खाना अलाउ नहीं था। वह जानती थी, पिछले कई सालों से सुनती आ रही थी कि दही, सलाद, पापड़ यह सब घर के आदमियों के लिए ही होते हैं। आदमी ही घर के बाहर जा करके दिमाग वाला काम करते हैं, तो यह सब हेल्थी चीजें सिर्फ आदमियों को ही जरूरी होती हैं, औरतों को नहीं। औरतों को तो घर में सिर्फ आराम करना होता है, 2-4 रोटियां ही तो बनानी पड़ती हैं, इसके अलावा क्या काम होता है उनको। उन्हें इन सब की जरूरत नहीं है। घर की औरतों को रूखा सूखा खा करके काम चलाना चाहिए, तभी गृहस्थी बनती है। यह सीख उसकी सास उसे पिछले कई सालों से देती हुई आ रही थी। रागिनी ने थोड़ा सा ही दही जमाया था, फिर मम्मी जी की आवाज देने पर वह दही ले करके बाहर आई। उसे डर था कि यदि बीच में किसी ने उससे और दही मांग लिया तो क्या कहेगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अब किसी को दही की जरूरत ना पड़े, नहीं तो मैं क्या बोलूंगी कि आज फिर दही खत्म हो गया, और फिर मम्मी जी की बातें सुनने को मिलेंगी कि इनके हाथों में श्री ही नहीं है, इसके हाथ तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारी रसोई में सब कुछ पर्याप्त रहता था, जब से यह आई है तब से चीजें खत्म हो जाती हैं रसोई में। यह सोच करके वह बहुत घबराने लगी। जब सभी का भोजन हो गया तब रागिनी ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आज तो आपने मुझे बचा लिया, मुझे आज किसी ने एक्स्ट्रा दही नहीं मांगा। रागिनी थालियां उठा करके धुलने के लिए ले जा रही थी, तभी सासू माँ की नजर रागिनी के बेटे की थाली पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसकी प्लेट में दही थोड़ा बहुत बच गया था, तो उन्होंने रागिनी से कहा कि बिट्टू की थाली में थोड़ा सा दही बच गया है, उसे फेंकना नहीं, पाप लगता है, वह तुम खा लेना, और विनय की थाली में भी थोड़ी बहुत सब्जियां बची हैं, वह भी तुम ले लेना। इतना कह करके रागिनी की सास बाहर चली गई। कुछ देर बाद दोनों देवर तारीफ करते हुए बोले, भाभी आपके हाथों में जादू है,
आप बहुत ही अच्छा भोजन बनाती हैं। भाभी मेरे लिए आटे के लड्डू रख दिए हैं। रागिनी ने बोला, हाँ भैया। इतने में दूसरे देवर ने बोला, भाभी और मेरी पापड़ी और सलोनी। रागिनी मुस्कुरा करके बोली, हाँ भैया मुझे सब याद है, मैंने आपके लिए पापड़ी सलोनी और साथ में थोड़ी बहुत गुजिया भी बना करके रख दी है। मैं जानती हूँ आपको बहुत पसंद है। इतने में विनय खुश होकर के बोला, गुजिया बनी है? रागिनी तुमने मुझे नहीं खिलाई, लाओ मुझे भी चखने को दो थोड़ा। रागिनी ने मुस्कुराते हुए बोला, जी अभी लाई। एक प्लेट में रागिनी गुजिया सजा करके बाहर ले आई। ससुर जी, विनय और उनके भाइयों ने गुजिया खाई। ससुर जी ने प्लेट सासू माँ की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, लो तुम भी चख लो, बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है रागिनी ने। ससुर जी ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, रागिनी तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना? तुम्हारे पिताजी मुझसे बता रहे थे, शायद इसलिए तुम इतना अच्छा मीठा बनाती हो और सबका दिल खुश कर देती हो। अच्छा अच्छा खिला करके दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे। बहुत ही अच्छी बनी है रागिनी गुजिया। इतने में सासू माँ ने कहा, मुझे नहीं खाना, हम मीठा खाने के लिए ऐसे मरे नहीं जाते हैं। रागिनी समझ रही थी कि यह बात उनकी सासू माँ रागिनी के लिए ही कह रही थी। कुछ समय बाद देवरों के जाने का समय हो गया। विनय ने बोला, पापा आप परेशान ना हो, मैं इन दोनों को स्टेशन तक छोड़ करके आता हूँ। विनय ने अपने भाइयों से पूछा, सामान चेक कर लिया ना? कुछ छोटा तो नहीं है? अगर सब रख लिया हो तो चलो बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ करके आता हूँ रेलवे स्टेशन तक। माताजी और पिताजी दोनों बहुत दुखी हो रहे थे, कह रहे थे, आज हमारा घर फिर सूना हो गया। दोनों बच्चे आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। विनय दोनों देवरों को स्टेशन तक छोड़ने चले गए और मम्मी जी पापा जी अंदर आ गए। रागिनी ने घड़ी की तरफ देखा तो 4 बज रहे थे। वह रसोई समेट करके खाने बैठी और फिर अपनी सुबह की ढकी हुई नाश्ते की प्लेट को ले आई। उसमें थोड़ी बहुत जो सब्जी बची हुई थी वह रखी और खाने बैठ गई। मन तो हुआ कि थोड़ा बहुत दाल चावल खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया था उसने। फिर सासू माँ के डर के कारण कुकर को हाथ भी लगाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कहीं सासू माँ ने देख लिया कि मैंने पूरियाँ कम खाई हैं और चावल ले लिया है तो फिर उसकी सामत आ जाएगी। वह मन महसूस करके सुबह के नाश्ते की प्लेट में ही खाना खाने बैठ ही गई थी कि तभी पीछे से रागिनी की सास की आवाज आई, रागिनी कल की दाल भी बची है, उसे भी खा लेना। रागिनी उसे फ्रिज से निकाल करके माइक्रोवेव में गर्म करने लगी। इतने में उसके बड़े बेटे ने आकर के उसे अपनी वह दही की कटोरी और बोला, माँ यह दही खा लेना, मैंने इसमें से सिर्फ 1 चम्मच खाया था। रागिनी ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ बेटा आप रख दीजिए, मैं खा लूंगी। उसने 3 पूरियां खाई और फिर उसका पेट तो नहीं पर मन भर गया तो वह उठ गई। सुबह से लेकर के काम करते करते थक गई थी और ऊपर से मन का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था उसे। उसका बड़ा बेटा सब कुछ बहुत गौर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उससे रहा नहीं गया तो वापस आ करके माँ से बोला, माँ तुम सबको इतना अच्छा अच्छा बना करके खिलाती हो, मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ, तुम अपनी थाली में कुछ ना कुछ बासी रख लेती हो, तुम नया बना हुआ भोजन क्यों नहीं करती? रागिनी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा यह अन्न देवता हैं, इन्हें फेंक भी तो नहीं सकते ना, इसलिए। उसके बड़े बेटे ने बोला, तो क्या अन्न देवता सिर्फ आपके लिए हैं, बाकी घर के किसी सदस्य के लिए नहीं है? माँ मैंने आज जानबूझ करके दही नहीं खाया था, मैं जानता हूँ आपको दही बहुत पसंद है, पर दादी आपको हमेशा खाने से रोक देती हैं। पर लेकिन जब भी मेरी थाली में या पापा की थाली में कुछ बचता है वो आपको खाने को कहती हैं। मैंने कल रात को दादी की बातें सुन ली थी, इसलिए आज मैंने दही नहीं खाया। मैं जानता हूँ दादी हमेशा आपको बासी खाना खाने के लिए कहती हैं। मैं अब छोटा नहीं रहा कि तुम मुझे अपनी बातों में बुद्धू बना लो। मैं सब सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ। रागिनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने बेटे को जोर से सीने से चिपका लिया और जैसे मानो कई सालों का गुबार जो था वह आंसू में बहा करके निकाल रही थी। रागिनी के बेटे ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं रखूंगा तुम्हारा ध्यान, मैं बात करूंगा घर में सबसे कि मेरी माँ के घर इतना भेद क्यों किया जाता। रागिनी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम किसी से कुछ नहीं कहना, नहीं तो सबको लगेगा मैंने तुमसे कुछ कहा है या बोला है, सब मुझे ही बुरा समझेंगे। तुम्हें मेरी कसम बिट्टो,
तुम कुछ नहीं कहना, तुम जाओ अभी अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। परी को भी साथ ले करके जाना, मैं 10 मिनट में आती हूँ। रागिनी ने बिट्टू के चेहरे को चूमा और जाने को कहा। रागिनी मन ही मन सोच रही थी कि बिट्टू तुम मेरे लिए किस किस बारे में बात करोगे। तुम्हें तो अभी कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हारी माँ को क्या कुछ सुनने को मिला है इस घर में। उसे सब बातें एक एक करके याद आने लगी। काम से फुर्सत होते होते रागिनी को 4:45 हो गया था, तभी पीछे से सासू माँ की आवाज आई, रागिनी शाम को 7 बजे तक तैयार हो जाना। नंदनी यानी मौसी सास की बेटी की सगाई में जाना है। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी। रसोई से बाहर निकलती हुई रागिनी की नज़र पड़ी तो देखा घड़ी में 5 बज रहे थे। वह अपने कमरे में गई, तब तक बिट्टू और परी सो चुके थे। रागिनी ने प्यार से बिट्टू के सिर पर हाथ फेरा और फिर परी के वह दोनों के मासूम चेहरे देख करके बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने बिट्टू के माथे पर प्यार से चूमा और मन ही मन कह रही थी, बेटा शायद आज तुमने पहली बार मुझे एहसास कराया कि मैं भी किसी के लिए मायने रखती हूँ। रागिनी की आंखें भर आई थी। बहुत समय बाद उसने अपने लिए किसी को फिक्र करते देखा था। आंसू पोंछते हुए वह उठी और अपने कमरे में फैले हुए कपड़े खिलौने समेटने लगी। इतने में ही उसका फोन बज उठा। फोन उसकी बहन एकता का था। रागिनी ने खुशी से फोन उठा करके बोला, एकता अच्छा हुआ तुमने अभी फ़ोन किया, मैं अभी ही कमरे में आई हूँ। एकता ने कहा, मैं जानती हूँ दीदी, इसके पहले तुम कभी अपने कमरे में आती ही नहीं हो, इसलिए इस वक्त फ़ोन किया। तुम थक गई होगी मैं जानती हूँ, पर फिर भी तुमसे बात किए बिना मन नहीं माना, इसलिए फ़ोन लगा लिया। रागिनी ने अपनी थकान छुपाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं होता है, घर के काम तो सभी को करने होते हैं। तू बता तू कैसी है, मम्मी पापा कैसे हैं और बिक्की कैसा है? एकता ने कहा, सब ठीक है, बस माँ और पापा को तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। वह जानते हैं कि तुम कभी किसी से कुछ नहीं बोलोगी, पर वह तुम्हारे बिना बोले भी बहुत कुछ समझते हैं। तुम चाहो तो पिताजी तुम्हारे घर वालों से बात कर सकते हैं। रागिनी थोड़ा घबरा करके बोली, किस बारे में? एकता बोली, तुम समझती हो दीदी मैं क्या कह रही हूँ। रागिनी ने बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। एकता मम्मी पापा से कहना वह मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं करें। एकता ने अपनी बहन से कहा, दीदी तुम्हारे चेहरे को देख करके पिताजी समझ जाते थे कि तुम खुश हो या तुम्हें कोई परेशानी है, तो क्या वह इतने सालों में नहीं समझेंगे? पर तुम हो कि कुछ उनसे बोलती ही नहीं हो। पिताजी जब से तुम्हारे घर हो करके आए थे तब से ले करके आज तक वह तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं। वह कहते थे कि कुछ बात तो है जो रागिनी हम सबसे छुपा रही है, बताती नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम मुझसे अपनी हर बात बताती हो, तो शायद कुछ परेशानी बताई हो। तो मैंने उनसे कहा, पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, दीदी ठीक है, पर मैं जानती हूँ दीदी तुम ठीक नहीं हो। रागिनी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी फिक्र मत करो। रागिनी ने बात को बदलते हुए कहा, ये सब छोड़ और यह बता तुम्हारी शादी की शॉपिंग, अगले ही महीने तुम्हारी शादी है एकता। एकता ने दबे स्वर में कहा, हाँ दीदी तुम्हारे बिना कर ही रही हूँ, तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे पास आने के लिए। तुमने तो पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटाई अपने ससुराल वालों से कि तुम अपने मायके चली जाओ अपनी बहन की मदद करने के लिए। रागिनी एकदम चुप थी। फिर रागिनी ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए एकता से कहा, सुनना, मुझे अभी नंदनी की सगाई में जाना है। मम्मी जी ने कहा है 7 बजे तक तैयार होकर के आ जाना, और देखना कमरा समेटते और बात करते हुए शाम के 6 बज गए, समय का पता ही नहीं चला। मैं जा रही हूँ, सबकी चाय का टाइम हो गया है और फिर सबको तैयार भी तो होना है। रागिनी ने एकता से कहा, और हाँ तू मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर, मैं बहुत खुश हूँ, तू अपना ध्यान रख और बहुत अच्छी शॉपिंग करना, ठीक है? मैं जल्दी आऊँगी। एकता ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ दीदी तुम्हारा इंतजार रहेगा। इतना कह करके रागिनी ने फोन रख दिया। रागिनी झट कमरे से बाहर निकली और सास ससुर के कमरे में आवाज दे करके पूछा, मम्मी जी चाय बना दूं क्या आपकी? सासू माँ ने बोला, हाँ जल्दी बना दो, तब तक मैं तैयार होना शुरू करती हूँ। रागिनी ने मम्मी पापा की चाय बनाई। इतने में ही विनय भी
भाइयों को स्टेशन छोड़ करके वापस आ गए। विनय ने अंदर कमरे में घुसते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम मेरी पसंद की चीज बना करके तैयार रखोगे। विनय ने रसोई में आ करके पीछे से रागिनी को अपनी बाहों में पकड़ लिया। रागिनी ने घबरा करके बोला, अभी मम्मी जी आ रही हैं चाय लेने के लिए, दूर हटो। रागिनी ने शर्माते हुए विनय से कहा। विनय ने कहा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पत्नी हो मेरी। रागिनी ने हाथ से पीछे धक्का देते हुए विनय को कहा, जाने दीजिए, और मुस्कुरा करके रसोई से बाहर चली गई। देखा तो सासू माँ रसोई की तरफ आ रही थी। इतने में विनय को माँ के आने की आहट हुई और फिर वह भी रसोई से बाहर निकल गया। रागिनी सबको चाय बना करके देने लगी। रागिनी की सास ने कहा, रागिनी एक बार और सबकी चाय बना दो, फिर तुम जल्दी से जा करके तैयार हो करके आओ। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी, बस मैं परी के लिए कुछ खाने को ले आऊं, वह सो करके उठ जाएगी तो उसे खिला दूंगी। रागिनी की सास ने कहा, हाँ हाँ जल्दी ले जाओ, नहीं तो भूखी हो जाएगी और बहुत रोएगी। रागिनी जब तक कमरे में गई तब तक दोनों बच्चे उठ करके टीवी देख रहे थे। रागिनी ने बड़े प्यार से परी से कहा, अरे मेरा बच्चा उठ गया, आ जाओ, मैं आपको कुछ खिला देती हूँ, फिर घूमने चलना है ना, फिर मैं सुंदर से तैयार करूंगी अपनी बेटी को। परी ने मुस्कुराते हुए बिस्तर के एक छोर से दूसरे छोर पर दौड़ लगाई और माँ को गले लगा लिया। फिर रागिनी परी को खाना खिलाने लगी और बिट्टू से कहा, बिट्टू जा करके मुंह धो करके आ जाओ बेटा, आपको भी तैयार कर दूं। परी को खाना खिलाते खिलाते 8:25 हो गए थे। रागिनी घबरा रही थी कि सभी उसे डांटेंगे। उसने जल्दी जल्दी बिट्टू के कपड़े निकाले और परी के कपड़े निकाले, फिर दोनों बच्चों को तैयार किया और एक छोटा सा काला टीका दोनों बच्चों को कान के पीछे लगा दिया और दोनों को गले लगाते हुए बोली, तुम लोग कितने सुंदर लग रहे हो, मेरी ही नजर ना लग जाए। जाओ अब तुम लोग दादी दादाजी के पास जाओ, मैं अभी 10 मिनट में तैयार होकर के आती हूँ। इतने में सासू माँ की आवाज आने लगी। रागिनी तैयार हो पाई कि नहीं हो पाई। इतने में परी ने कमरे से बाहर आते हुए कहा, नहीं दादी, अभी तो माँ तैयार नहीं हुई हैं, वह तो मुझे तैयार कर रही थी। दादी ने परी को देखा और कहा, अरे वाह, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, मेरी प्यारी गुड़िया, और उसे गोद में उठा लिया। बिट्टो आ जाओ, तैयार हो गए, यह देखो, यह हमारे समय पर तैयार हो जाते हैं। और एक हैं इनकी माता जी, जो कभी भी कोई भी काम समय पर नहीं करती हैं, हर वक्त हर काम में लेट होती हैं। मैंने बोला था कि 7 बजे तैयार हो जाना, 8 बजने को आ रहा है, महारानी अभी तैयार हो करके नहीं आई, अब इनके कारण लेट होगा। बिट्टू ने कहा, नहीं दादी, परी खाना खाने में मम्मी को बहुत परेशान कर रही थी और फिर मम्मी ने मुझे और परी को तैयार किया, इसलिए उनको इतना टाइम लग गया। वह तो बेचारी अभी अभी तैयार होना शुरू की हैं। दादी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ज़्यादा अपने मम्मी का साइड मत लो, मुझे पता है कितनी योग्य है तुम्हारी मम्मी। रागिनी सब सुन रही थी और फटाफट तैयार हो करके बाहर आ गई और बोली, मम्मी जी मैं तैयार हूँ, चलें। रागिनी की सास ने मुंह से बनाते हुए बोला, हाँ चलो। रागिनी ने धीरे से विनय की ओर देखा और आंखों आंखों में पूछा, कैसी लग रही हूँ। विनय ने मुस्कुरा करके हाथ उठा करके बोला, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। रागिनी धीरे से मुस्कुराई और नजरें नीची कर ली। फिर सभी लोग शादी में जाने के लिए निकले। जैसे ही गाड़ी होटल के दरवाजे पर आ करके रुकी, मौसी सास की दूसरी छोटी बेटी दौड़ लगा करके आई और रागिनी को गले लगा लिया। भाभी कितनी खूबसूरत लग रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो, चलो कब से वेट कर रहे थे आपका। रागिनी ने गले लगा करके बोला, हाँ दीदी, आप ही बहुत प्यारी लग रही हैं। फिर रागिनी ने परी को गोद में उठाया और बिट्टू का हाथ पकड़ करके अंदर चलने लगी। सभी लोग अंदर आए, सभी एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। तभी मौसी के घर की कुछ औरतों ने रागिनी को देखते ही तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। आओ रागिनी बेटा, कैसी हो, बहुत ही सुंदर लग रही हो। इतने में दूसरी औरतों ने बोला, अरे दीदी, आप भी कुछ नया बोलो, वह तो हमेशा से ही बहुत खूबसूरत है, इसमें नया क्या है। खूबसूरती के साथ साथ उसका स्वभाव भी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही व्यवहार कुशल है विनय की बहू। फिर इतने में किसी और की पीछे से आवाज आई, लगता ही नहीं है कि शादी को कितने साल हो गए, अभी भी नई नवेली दुल्हन सी लगती है।
विनय की तो किस्मत खुल गई है। विनय रागिनी को प्यार भरी नजरों से देख करके मुस्कुरा रहा था और रागिनी संकोच और शर्म से आंखें नीचे किए हुए बैठी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। इतने में रागिनी की सास ने कहा, विनय की किस्मत नहीं खुली है, किस्मत तो इनकी खुली है। मेकअप लगा करके तो कोई भी सुंदर हो सकता है। असली सुंदरता तो बहुओं के काम काज में झलकती है। कोई बहू कितना काम कितने अच्छे से और कितने जल्दी कर लेती है उससे पता चलता है। किसी भी बहू की योग्यता ऐसे चापलूसी करके सबका मन मोह लेना और मेकअप लगा करके तो कोई भी सुंदर हो जाता है। मेरा बेटा लाखों करोड़ों में एक है, वह बिना मेकअप के ही इतना सुंदर दिखता है कि उसे तो दिन रात नजर लगती रहती है। किस्मत तो रागिनी की खुल गई है। सच मानो तो रागिनी ने विनय की तरफ देखा तो विनय ने उसको आंखों से थोड़ी समझाई थी और प्यार से मुस्कुरा दिया था। रागिनी बातों पर ध्यान न देते हुए सबसे मिलने जुलने में लगी थी। बारात द्वार 4 और जयमाला के बाद सबका खाना पीना होने लगा। परी को नींद आने लगी तो वह कुछ परेशान करने लगी। इतने में रागिनी की सास ने रागिनी से कहा, रागिनी अब तुम घर चली जाओ। विनय तुम जा करके इसे घर छोड़ करके आ जाओ। परी को सोने का टाइम हो गया है, यहाँ रात भर रहेगी तो परेशान हो जाएगी। दादी ने बिट्टू से पूछा, बिट्टू तुम्हें रुकना है या जाना है? बिट्टू ने कहा, नहीं दादी, मैं भी मम्मी के साथ घर जाऊंगा। इतने में विनय ने कहा, रागिनी चलो मैं तुम्हें और बच्चों को घर छोड़ देता हूँ। रागिनी और बच्चे विनय के साथ घर के लिए चल दिए। रास्ते में बिट्टू ने रागिनी से कहा, माँ आप बहुत सुंदर हो और बिना मेकअप के भी आप मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो। दुनिया में आप सा अच्छा कोई नहीं है। विनय ने कहा, हाँ बिट्टू, यह बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, तुम्हारी माँ तो है ही बहुत सुंदर। बिट्टू ने विनय से कहा, तो फिर पापा दादी हर वक्त मम्मी को भला बुरा क्यों कहती रहती हैं? वहां पर सब अगर माँ की तारीफ कर रहे थे तो दादी चुप भी तो रह सकती थी। अगर वह मम्मी की तारीफ नहीं कर सकती तो उन्हें कुछ बुरा तो नहीं बोलती सबके सामने। इतने में विनय ने डांटते हुए बिट्टू से कहा, बिट्टू बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं, बड़ों की बातों में बीच में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? बिट्टू चुप हो गया। थोड़ी ही देर में घर आ गया। रागिनी और बच्चे घर के अंदर आ गए। कुछ देर रुकने के बाद विनय ने बोला, रागिनी मन में कोई मलाल ना रखना, माँ की तो आदत है, तुम जानती हो उनको। मैं चाह करके भी उनकी किसी बात का विरोध नहीं कर सकता। आखिर माँ है वह मेरी, उन्होंने पाल पोस करके मुझे बड़ा किया है। वह 60 साल की हो गई है, मैं उनका स्वभाव नहीं बदल सकता। पर तुम अभी नई नवेली बहू हो तो तुम अपने स्वभाव को माँ के अनुसार बदलना। उनकी कही गई बात को दिल पर मत लगाना। वह बोलती बुरा है पर दिल की अच्छी हैं। तुम समझ रही हो ना रागिनी मैं क्या कह रहा हूँ? रागिनी ने मुस्कुरा करके हाँ में गर्दन हिला दी। विनय ने प्यार से रागिनी को गले लगाया, उसको चूमा और बोला, अच्छा अब जल्दी से अच्छे से एक बार मुस्कुरा दो ताकि मेरा मन वहाँ खराब ना रहे। तुम्हारा उदास चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आएगा रागिनी, प्लीज एक बार मुस्कुरा दो। रागिनी ने धीरे से मुस्कुरा दिया और विनय से कहा, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। अब तो आदत सी हो गई है यह सब सुनने की। आप जाइए और मेरी फिक्र मत कीजिए। विनय ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी बीबी चलो अब जल्दी से अच्छी तरह से दरवाजे लॉक कर लो और कोई भी दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, और जरा भी कुछ आहट मिले तो डर लगे तो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? रागिनी ने कहा, नहीं, बस आप जल्दी आ जाइएगा। विनय ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ ठीक है मेरी जान, मैं जल्दी आऊंगा। और दरवाजे पर एक बार फिर विनय ने रागिनी को गले लगा लिया और बोला, ध्यान रखना अपना भी और बच्चों का भी, दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। रागिनी दरवाजा बंद करके बालकनी में आई। फिर विनय ने उससे कहा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? रागिनी ने हाथ हिलाते हुए उसे बाय किया और फिर विनय की गाड़ी चले जाने के बाद वह भी अंदर आ गई। कमरे में आने पर उसने देखा कि परी तो बिना कपड़े बदले ही सो गई। उसने उसे उठाना ठीक नहीं समझा तो उसे चादर उड़ाया, प्यार करके उसे सोने दिया। पर बिट्टू जाग रहा था तो रागिनी ने उससे कहा कि चलो बिट्टू तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। बिट्टू ने रागिनी का हाथ एकदम से पकड़ लिया और पूछा, माँ तुम्हें बुरा नहीं लगता? दादी हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ भला बुरा कहती रहती हैं, मुझे सुन करके बुरा लगता है। पर आप किस मिट्टी की बनी हो माँ? आप कभी
कुछ नहीं कहती। रागिनी ने मुस्कुरा करके उसके चेहरे पर धीरे से हाथ फेरा और कहा, मेरे बाल गोपाल, इतना मत सोचो, दादी हैं वह तुम्हारी, ऐसा उनके बारे में ख्याल भी मत लाना, बड़ी हैं, कुछ नहीं होता। और वैसे भी अब तो मेरी आदत पड़ चुकी है, यह पहली बार थोड़े ना है कि उन्होंने कभी कुछ कहा मेरे से। बिट्टू ने बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, वही तो माँ, जब दादी ने आपसे पहली बार बुरे ढंग से बात की थी तभी आपने उनका विरोध क्यों नहीं किया। आप कुछ नहीं कहती ना, इसलिए वह आपको कुछ भी सुनाती रहती हैं और पापा भी कभी आपका पक्ष नहीं लेते। नहीं बिट्टू, रागिनी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, अपने पिता के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं, वह तो बहुत अच्छे हैं, एक वही तो हैं जो मुझे समझते हैं। और अब तू मेरा शेर, तू भी तो बड़ा हो गया है मुझे समझने के लिए। रागिनी ने प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, तुम सो जाओ। रागिनी ने उसे बिस्तर पर लिटाया और चादर उड़ा दिया और धीरे धीरे उसे थपकियां देने लगी। बिट्टू बिस्तर पर सो करके एकदम से रागिनी के सीने से लग गया और बोला, माँ, आज मैं आपके साथ ऐसे ही सो जाऊं? रागिनी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और बोली, हाँ बेटा बिल्कुल। थोड़ी देर में बिट्टू सो गया, पर रागिनी की आंखों में नींद नहीं थी। आज वह सोच रही थी कि क्या बिट्टू सही कह रहा था कि उसे पहली बार में जब सबके सामने बेइज्जती का सामना करना पड़ा था तभी उसे आवाज उठानी चाहिए थी। तो शायद आज हर एक बात पर उसे इतना तिरस्कृत नहीं होना पड़ता। वह बचपन से संस्कारों में पली बढ़ी थी कि सास ससुर की खूब सेवा करना, कभी शिकायत मत आने देना, मायके में हमेशा अपने पति और सास ससुर को खुश रखने की कोशिश करना, बस यही तो धर्म निभाते चली आ रही थी वह। उसने अपनी तरफ से हर कोशिश की कि उसकी सास ससुर पति हमेशा उससे खुश रहें, पर ना जाने उससे ऐसी क्या भूल हो जाती, उसकी सास उसे दुखी हो जाती और उसे डांटने लगती। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे ऐसा कि उसकी सासू माँ भी उससे खुश रहें। उसे अब अपने साथ की हुई एक एक बात याद आने लगी जो उसे उसकी सास ने कही थी। उसे याद आया कि उसने पहली बार कितने मन लगा करके खाना बनाया था। जैसे ही उसने सबके सामने परोसा, सभी ने बड़े प्रेम से खाया था, पर सासू माँ ने एकदम सभी की तारीफों को रोकते हुए कहा, कितना बेकार खाना बनाया है, ऐसा खाना तो कोई हमें फ्री में भी खिलाए तो हम नहीं खा सकते हैं। रागिनी सुन करके एकदम सिहर सी गई थी। उसे लगा शायद उससे खाना बिगड़ गया है, पर सभी लोग इतनी तारीफ कर रहे थे कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ देर बाद उसकी सास ने फिर बोला, थोड़ी सी सब्जी मुझे भी दे देना, अब मजबूरी में यही खा करके पेट भरना पड़ेगा, पर अगली बार से इतना तेल नहीं डालना, इतना तेल मिर्च मसाले का सामान हमारे यहाँ नहीं बनता है। रागिनी जी मम्मी जी कह करके चुपचाप अंदर चली गई। उस दिन के बाद हर दिन ऐसा ही तो होता आ रहा है। वह कुछ भी बनाती, सभी चीजों की बुराई कर दी जाती। उसने हर तरीके से अपनी सासू माँ को खुश रखने की कोशिश की, पर लेकिन वह कभी उन्हें खुश कर ही नहीं पाई। कभी सब्जी ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो कभी सब्जी ज़्यादा पतली हो गई, कभी सब्जी में तेल ज़्यादा हो गया, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, कभी सब्जी में मिर्च। ऐसे ना जाने कितनी सारी बातें, कितने सारे ताने सुनने को मिले उसे, और आज भी सुन रही है, पर फिर भी कोशिश करती रहती है कि कभी तो होगा कि मम्मी जी को मेरे हाथ का बना खाना पसंद आएगा, कभी तो वह मुझसे खुश होंगी। इस कोशिश में वह दिन रात लगी रहती है। रागिनी सोच रही थी कि और भी बहुत सी वह सारी बातें जो वह किसी से कह तो नहीं सकती थी, लेकिन जिसके कारण उसका अंदर ही अंदर दम घुटने लगा था, उसका वह सोच रही थी, मैं क्या करूं कि मेरे मन की घुटन थोड़ी शांत हो जाए। रागिनी ने मन ही मन सोचा कि क्या विनय से इस बारे में बात करनी चाहिए। फिर थोड़ा घबरा करके सोची, नहीं नहीं, विनय जी तो अपने माता पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, सही हो या गलत वह मुझे ही समझाएंगे और मुझे ही चुपचाप रहने को कहेंगे। वही तो करती आ रही हूँ इतने सालों से, तो किससे कहूँ अपने मन की बातें, कौन मुझे समझाएगा।
मम्मी पापा से मैं कुछ कह नहीं सकती, वह बेचारे मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, तो किससे कहूँ। इतने में ही सामने रखे बिट्टू के स्कूल बैग से उसने पेन निकाला और अलमारी से एक डायरी निकाल करके लिखने बैठ गई। आज उसने तय कर लिया था कि वह बातें जो आज तक किसी से नहीं कह पाई उन्हें इस डायरी में लिख करके अपने मन का बोझ हल्का कर लेगी। ऐसी कौन सी बातें हैं जो रागिनी चाह करके भी भूल नहीं पा रही थी, जिसने उसके हंसमुख स्वभाव को गंभीरता में बदल दिया था। जानने के लिए मित्रों कल सुनिए कहानी का दूसरा भाग। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।